हेलो एवरीवन, मैं हूं अपनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काफी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे जनाब। तो बिना बाउंस बैक करें चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ना एक वो टॉपिक है जिसको यार हम मिरर्स में ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है कि अगर साउंड जो है वो ऐसे गिर रही है, ठीक है, मतलब साउंड किसी एंगल पे गिर रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं एंगल आई पे गिर रही है। तो मैं बोलूंगा कि यार अगर वो रिफ्लेक्शन जो हो रही है उसकी जो रिफ्लेक्शन का एंगल, अगर वो एंगल आर है, ठीक है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन का एंगल है अगर वो एंगल आर है, तो मैं ये चीज क्लियरली यहाँ बोल सकता हूँ कि जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होता है। क्या होता है? एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल ही रहता है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। मतलब कि यार अगर कोई लाइट है जो कि ऐसे सरफेस पे गिर रही है तो फिर क्या होगा कि वो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे चल जाएगी। एंड यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जिसे हम बेसिकली, जो मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर, उसे हम नॉर्मल कहते हैं, जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, राइट। सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एंगल है वो एंगल आई होगा, ये एंगल है हमारे पास एंगल आर होगा। एंड हमारे पास ये चीज होती है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। लेट करते हैं अगर एंगल आई अगर 60 है तो एंगल आर भी 60 ही होगा, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर हमें ये चीज क्लियर हो रही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो टॉपिक के अंदर बेसिकली जो हमें मेन चीज पढ़नी होती है ना, वो एक ऐसा क्राइटेरिया होगा जहाँ पे जो हम आवाज होगी ना वो सी सी जाएगी, काइंड ऑफ, ठीक है। जनरली ऐसे देखने को मिलता है हमारे हमारे स्टेज के अंदर। जैसे हम एक वॉल है सामने, एंड हम आगे, अगर हम सामने से चीखते हैं तो क्या होगा कि वो जो साउंड है वो आगे से, ठीक है, सीधे सीधे गई और सीधे टकरा के वापस ही आ गई, राइट। क्या होगा? सीधे टकरा के वापस आ जाएगी। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोल रहे होंगे। तो अगर मैं एको की बात करूँ तो यार एको एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हमने काफी बार मूवीज में देखा होगा, या फिर अगर हम खुद कभी हमने नोटिस भी करा होगा। तो यार एको का क्या सीन है? echo, a phenomenon where sound bounces back due to reflection from the surface and we have it again, ठीक है। मतलब है echo एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे जो साउंड है वो यार बाउंस बैक कर जाती है किसी सरफेस की वजह से, एंड हमारे पास वापस आ जाती है। मतलब अगर मैंने बोला तो यार वो जो आवाज है वो वापस एक सरफेस पे टकरा के मेरे कान में वापस आ गई, मतलब मुझे अपने खुद की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। उससे हम क्या बोल सकते हैं? उससे हम उसी चीज को हम कहते हैं एको। जैसे अगर हमारे पार्टी के अंदर काफी तुमने देखा होगा कि यार, जैसे मूवीज के अंदर खासकर देखा होगा कि यार जो मूवी के अंदर एक हीरो है वो किसी का नाम लेता है एंड उसके बाद उसकी आवाज वापस आती है उसके पास, तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एको बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एको बोलते हैं। अगर मुझे इसका एक साइंटिफिक डायग्राम बनाया तो ये बेसिकली क्या है? ये आदमी जो है ना, जो बोल रहा है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या है? एक हमारे पास सोर्स है, ठीक है। हमारे पास ये सोर्स है, तो यार सोर्स ने आवाज निकाली और ये जो हमारी आवाज है वो सरफेस पे टकराई और वापस आ गई। जैसे यार हमारे पास अगर कोई बॉल है, मैं उसको तेज दीवार में मारो तो वापस आ जाती है। देखो वैसे हमारे पास जो साउंड है वो वापस आ जाती है वॉल से या सर्विस से टकरा के, और उसको खुद को ही जाके क्या होती है? वो आवाज सुनाई देगी। मतलब मैंने बोला है अभी, जैसे मैंने कोई नाम लिया, जैसे मैंने बोला अवनीत। अगर मैंने अवनीत बोला तो अवनीत मैंने यहाँ से बोला पहले, जब मैं बोल रहा हूँ तो तब मुझे अपनी आवाज सुनाई देगी, राइट। जब मैं बोलता हूँ मुझे तब भी अपनी आवाज सुनाई देती है पहली बारी, और जब आवाज टकरा के आ जाएगी तब मुझे वापस सुनाई देगी, राइट। तो मुझे कैसा फील होगा कि यार मैं यहाँ पे दो बार अभी बोल दिया मैंने, या फिर मैंने दो बार अवनीत, जो भी मैंने नाम लिया वो लिया है। ये कुछ ऐसा होगा। अवनीत, अवनीत, ऐसे कुछ आवाज सी हमें आएगी। अगेन मैं एग्जैक्टली नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एको नहीं होगी, और उसका रीजन भी मैं बताता हूँ कि मेरे रूम के अंदर एको क्यों नहीं हो रही, पर अगेन पहाड़ों में जाके एको होनी शुरू हो जाती है। इसका रीजन क्या है? ऐसा स्पेशल क्या है? क्योंकि दीवारें तो हर जगह ही है सब, और ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन वाला साउंड का वो भी हर जगह वैलिड रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे घर में हमें आवाज सुनाई नहीं देती, बट पहाड़ों एंड ऑल जो बड़े बड़े एरिया होते हैं वहां पे जाके हमें आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पे यार एक और चीज लिखी है, वेन एवर वी स्पीक एको अकर्स बट वी डोंट ऑलवेज ऑब्जर्व इट। मतलब जब भी यार हम बोलते हैं तो एको हमेशा होती है, ठीक है। जो एको का फिनोमेना है, जो कि बाउंस बैक का फिनोमेना है किसी भी सरफेस से, वो हमेशा ही होगा, 100% हर बार होता है। पर हम हमेशा उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, ठीक है। एको हो रही है, साउंड की जो वेव है वो जाके वापस भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर बार हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर उसका रीजन क्या होता है कि यार इससे ये बेसिकली कुछ कनेक्टेड है हमारी बेस ब्रेन की एक अगेन कैपेसिटी होती है। उसे हम कहते हैं एज अ ब्रेन रिक्वायर्स अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड मिनिमम फॉर लिसनिंग टू साउंड, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास दो आवाजें इकट्ठी आ रही है, राइट, और एक आवाज आई तो उसके 0.1 सेकंड का गैप मुझे देना पड़ेगा ब्रेन को, ताकि वो दूसरी आवाज को सुन पाए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम बोलते हैं ब्रेन का प्रोसेसिंग टाइम हो जाता है, ठीक है। ये क्या, हमारे पास ब्रेन कुछ प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे ले रहा है, और उस प्रोसेसिंग टाइम के बीच में दौरान कोई भी अगर आवाज आएगी तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास है प्रोसेसिंग टाइम। तो ये चीज हमारे पास यार एक एक्सपेरिमेंटली ड्राइव डाटा है कि हमारे पास 0.1 सेकंड का जो होता है वो गैप होना चाहिए बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव साउंड्स, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव साउंड्स के बीच में हमारे ब्रेन को 0.1 सेकंड का गैप चाहिए होता है फॉर एग्जैक्ट हमारे पास जो आवाज है उसे ऑब्जर्व करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीजें हमें सुनाई नहीं दे रही होंगी।
तो यार अगर ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा है, तो अब मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ हमारे पास चीजें कि क्यों हमें एक छोटे रूम में एको नहीं सुनाई देती, बट एक बहुत बड़े एरिया अगर हमारे पास है, कोई बहुत बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम है, या फिर अगर मेरे पास कोई पहाड़ी के अंदर रूम है, तो वहां पे एको सुनाई देती है। तो ये देखो, इसका नीचे रीजन में इसकी डेरिवेशन कर रखी है। डेरिवेशन में कहती है यार कि देखो, सिंपल सा लॉजिक है। एको के अंदर ना एक चीज तुम्हें थोड़ी कॉमननेस लगानी हुई कि एको के अंदर आवाज सबसे पहले जाएगी फिर वापस आएगी, ठीक है। तो अगर डी डिस्टेंस है वॉल से, अगर डी डिस्टेंस वॉल से है, तो साउंड ने बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर करा, डी आगे जाने का और डी वापस आने का, ठीक है। क्या करा, कितना डिस्टेंस कवर करा, डी आगे जाने का और डी कितना वापस आने का। तो अगर हम इसको ही लेट कर ले, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इज 2D। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इज 2D, where D is the distance of the sound source, ठीक है, साउंड का जो सोर्स है, एंड द वॉल, ठीक है। तो अगर D डिस्टेंस साउंड के सोर्स एंड वॉल का है, तो 2D डिस्टेंस साउंड जो है वो कवर करेगी फॉर एन एको। अगर मैं टाइम गैप की बात करूं, मिनिमम तो यार वो 0.1 सेकंड का है, ऑलरेडी हमें पता है ब्रेन का इतना मिनिमम टाइम गैप हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर लिसनिंग टू एन एको, ठीक है, फॉर लिसनिंग टू एन एको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, अगर मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर के अंदर होती है वो 346 मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड होती है। तो यार अगर मुझे ये सब चीजें पता है, ठीक है, इंस्टेड मुझे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली निकाल सकता हूँ, राइट, कि डी की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट, इसके अंदर कुछ नई चीज नहीं है। मोशन के अंदर हमने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एंड ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे साउंड के अंदर एयर की वेलोसिटी, एयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होगी। तो यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर एस इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा। और अगर ऐसा है हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं एस की जगह हमने डाल दिया 2D, एस की जगह हमने क्या डाला, 2D डाला। वेलोसिटी की जगह मैंने 346 डाल दिया, एंड टी जो है, टाइम जो है वो 0.1 का है। तो जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है, डिस्टेंस कम्स आउट टू बी नियरली 17.3 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस होता है वो नियरली 17.3 मीटर आता है। अगेन यार, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो थोड़े फैक्टर्स की वजह से ऊपर नीचे होती रहती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, बट यस, इसी के आसपास हमारे पास होता है जो डिस्टेंस होता है रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट यार, अगर जो डिस्टेंस है किसी दीवार का, अगर वो 17 मीटर से ज्यादा का होगा, तभी हमें एको सुनाई देगी, वरना एको सुनाई नहीं देती है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यार जो एको है वो तभी सुनाई देती है जब हमारे पास जो डिस्टेंस है किसी वॉल का वो 17.3 या उससे ज्यादा होता है। अगर उससे कम होगा तो हमें एको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारा ब्रेन उसे क्या नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो नहीं साउंड करेगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जिसे मुझे याद रखना है, याद भी रखना है। और इन शॉर्ट मुझे इसका डेरिवेशन का मेथड काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसका डेरिवेशन का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो एको के लिए यार तुम्हें साउंड का डिस्टेंस चाहिए होगा 2D, टाइम यार जो टाइम गैप है वो तुम्हें बता देंगे कितना टाइम गैप आया है, हर क्वेश्चन के अंदर अलग आता है। एंड जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बता देंगे, राइट। तो तुम्हें बेसिकली डिस्टेंस से निकालने को बोलते हैं, सबमरीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम आगे देखेंगे उसके अंदर भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो डेरिवेशन है करवाई है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पर डेरिवेशन तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगी, टेक माई वर्ड्स फॉर दैट। तो अगर मैं नीचे बात करता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखे 10 फॉर लिसनिंग एन एको मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी 17.3 मीटर और मोर। ऑब्वियसली मैंने अभी बता दी थी। बट एक और क्वेश्चन आता है कि यार हर बार सिर्फ एक सरफेस तो होगी नहीं ना, मल्टीपल सरफेस भी तो हो सकती है। तो इफ देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर इज मल्टीपल एकोस, ठीक है। जब मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यहाँ पे लिखा है इफ देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन देयर इज अ मल्टीपल एको फिनोमेना। और ये मल्टीपल एको फिनोमेना अगेन काफी इंटरेस्टिंग सा होता है, मजेदार सा रहेगा, इसको भी देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या जो मल्टीपल एकोस जब होती है ना, तो हमारे पास उससे उस ये जो फिनोमिना है मल्टीपल एकोस का, हम उसे कहते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। इसका नाम क्या है, रिवर्बरेशन। नाम क्या याद रखेंगे भैया, बोलो साथ में, रिवर्बरेशन। तो ये जो रिवर्बरेशन है बेसिकली इट्स नथिंग बट इट इज अ फिनोमिना ऑफ मल्टीपल एकोस, मल्टीपल एकोस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने एक सोर्स को एक कमरे के अंदर छोड़ दिया, ठीक है, ये हमारे पास ये जो चीज है एक सोर्स है, और मैंने इसको एक कमरे में छोड़ दिया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, क्या जैसे यहाँ पे ना तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि साउंड जो है वो टकरा टुकरो के वापस मतलब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो साउंड है यार यहाँ से निकली थी, यहाँ पे टक्कर खा के वापस आई, फिर यहाँ पे चली गई, फिर वापस टक्कर खाई, यहाँ से आई, यहाँ पे वापस टक्कर खाई, वापस यहाँ पे आ गई, और एट द एंड वो कहाँ पे आ गई, वापस है जो सोर्स है वहां पे ही आ गई, ठीक है। जो सोर्स है वहां पे ही घूम घुमा के वो आ जाती है। इंस्ट्रक्टर मुझे एक बार तो यहाँ से सुनाई दे जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं यार यहाँ पे इसके अलावा हमें कब सुनाई देगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो यहाँ पे जो सामने वाली आवाज जो बिल्कुल सीधी सीधी जाई थी वो भी यार वापस टकरा के आ जाएगी, राइट। तो इसको भी हम एको बोल सकते हैं। अगर ये नहीं तो पीछे वाली दीवार का भी सेम सीन होगा, तो मुझे 3 आवाज तो यहाँ पे सुनाई दे गई। एक बार इसको भी देख लेते हैं, किसको, क्या मैंने क्या करा कि जो साउंड है यहाँ से टकराने देगा, मैंने बोला इसको यहाँ से चल जाते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ ऐसी साउंड, ठीक है, ऐसी टकरा टुकरू की जो वापस आ रही है साउंड, एक ऐसी साउंड भी हो जाएगी, ठीक है, ऐसी ऐसी, यहाँ से टकराई वापस ऐसी, और एट द एंड वापस सोर्स के पास ही आ गई। मैं यहाँ पे क्लियरली काउंट कर पाऊंगा कितनी, क्या 1 2 3 4 4 बार तो है मुझे अपनी खुद की साउंड सुनाई देगी। मतलब कैसा हो जाएगा
मैं बोलूंगा अवनीत और कितनी बार आ जाएगी आवाज, 4 बार आवाज आएगी, अवनीत 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 अवनीत। दैट इज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है, क्या है, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। रीजन बीइंग है, ऑब्वियस रीजन है, क्या मुझे खुद की आवाज 4 4 बार सुनाई देती है तो वियर्ड भी लगता है, पहली चीज, ठीक है, बहुत अजीब लगता है। और दूसरा है, जो नेक्स्ट आवाज होगी वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है, जो नेक्स्ट आवाज होगी वो क्लियर नहीं होगी, क्लियरिटी घट जाएगी साउंड की। इसलिए यार ये इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू ऑडिटोरियम एंड हॉल्स, ठीक है, जो मल्टीपल साउंड का फिनोमेना है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू ऑडिटोरियम्स एंड हॉल्स, ठीक है। तो ऑडिटोरियम्स एंड हॉल्स के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग होती किस लिए, हम जो प्रॉब्लम्स होती है उसी को सॉल्व करते हैं, राइट। तो बेसिकली यार 10 वॉल्स सीट्स आर ऑल कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। तो बेसिकली हमारी जो वॉल्स होती हैं या फिर जो सीट्स होती हैं, जो कि होता है ना थोड़ा टेक्सचर सा कपड़ा होता है, हमारे जो मूवी थिएटर्स में उसकी जो सीट्स होती है, तो बेसिकली साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अगर उसके ऊपर साउंड गिरेगी तो उसे वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसको अब्जॉर्ब ही कर लेता है, ठीक है। तो यार ऐसे मटेरियल का एग्जांपल हम लेते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सीधा इनसाइड से उठा रखा है। कंप्रेस फायरवुड जो होता है इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रफ प्लास्टर्स हमारे पास इसका एग्जांपल, और लास्ट है ड्रेपरीज, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल तुम्हें याद रखने हैं। वुल एंड कॉटन भी इसका एग्जांपल होते हैं, तो उसको भी लिख सकते हो, वुल कॉटन और ये सब जो चीजें होती है, ये जो कपड़े टाइप की चीजें होती है ना, ये साउंड को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए जो हमारे पास जो सीट्स होती हैं ऑडिटोरियम की या फिर जो दीवारें होती हैं, वो किसी कपड़े टाइप की चीज में, टेक्सचर टाइप की कपड़े टाइप की चीज में ढकी होती हैं, क्योंकि यार ये जो कपड़े वाली चीज होती है ये साउंड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेवर्बरेशन का फिनोमेना ये नहीं होता, ठीक है। तो ये जो रेवर्बरेशन का फिनोमेना है ये होता ही नहीं, जिससे हमारी जो सारी आफत है वो घट जाती है, हॉल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। वरना तुम लेट करो कि यार अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग आ रहा है कि हम जहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है, और वही डायलॉग वो 4 4 बार बार आ रहा है, ठीक है, हम जहाँ खड़े होते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं। ऐसा लगेगा कि टेप रिकॉर्डर अटक गया, पर एक्चुअल में वो रेवर्बरेशन हो रही होगी, राइट। तो इसलिए प्रेफर्ड होता है कि यहाँ पे ये चीजें कंप्रेस फायरवुड और ये सब चीजें लगानी पड़ती है। बस इसी के साथ ये जो टॉपिक है खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ रेवर्बरेशन। यार हर बार कोई अगर चीज खराब है तो वो हर बार खराब नहीं होगी, कोई अच्छे फैक्टर्स भी होते हैं हर चीज के अंदर। तो यार अगेन उसका ये वाला फैक्टर लेते हैं, एप्लीकेशंस भी होती है रेवर्बरेशन की, मतलब हम रेवर्बरेशन जो मल्टीपल हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है उसके फिनोमिना को कभी कभी लाइफ के अंदर भी यूज कर रहे होंगे। पहला, मेगाफोन्स या फिर हॉर्न्स, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये को थोड़ा बहुत है जो अपने इंस्ट्रूमेंट बनाने के अंदर रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, ये सिंपल से लॉजिक। जैसे अगर हमारे पास ये जो नीचे जो यहाँ पे लिखा है ना, ये बेसिकली एक स्पीकर है, ठीक है, सोर्स है। तो अगर ये हमारे पास सोर्स है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे को आवाज जो है ना वो आगे पूरी फैलानी है, ठीक है, जो पूरा एरिया मुझे इसके अंदर फैलानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, जब वो आवाज है, ठीक है, जो आवाज मैं ऐसे निकालूंगा, या वो तो टक्कर खा के इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो ये जो इसका जो कोन होती है, जो ऐसे बनी होती है ना ऊपर, जो अजीब सा स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही बना होता है कि जो सारी की सारी आवाज है वो आगे की तरफ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ जाए, मतलब कि जो आगे इंसान है उसको खड़ी सुनाई दे। ऐसा नहीं कि भाई टेढ़ी मेढ़ी आवाज कहीं भी जा रही है, ऐसा नहीं कि आवाज इधर इधर जाए, ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ जाती है आवाज, तो रिफ्लेक्ट होके सामने सामने जाती है, और सामने वाले जो इंसान है, जो सामने इंसान है उसको जाके सुनाई देती है आवाज। तो यहाँ पे ये चीज लिखिए, दे आर शेप्ड टू रिफ्लेक्ट साउंड इन फ्रंट एंड लार्जर एरिया, ठीक है। तो इसको ऐसे ही हम शेप करते हैं, जो इंजीनियर लोगों ने शेप करा है, क्या उसको ऐसे शेप करेंगे कि जो आवाज है वो आगे की तरफ जाए, ठीक है, आगे की तरफ जाए और लार्जर एरिया के अंदर आवाज जा रही है। पहले तो ये हो गया। दूसरा, स्टेथोस्कोप। या स्टेथोस्कोप सबने देखा होगा, डॉक्टर ने कभी बैठ के बोला होगा बेटा सांस लो, और हम सांस लेते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अच्छा तुम्हारे कंजेशन है या फिर नहीं है। तो यार इसी चीज की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप मतलब मैं ऑफ कोर्स में डॉक्टर नहीं हूं तो मैं बना एग्जैक्ट नहीं बनाने वाला यहाँ पे, बट द पॉइंट इज क्या, स्टेथोस्कोप को ज्यादा दिखता है कि मतलब एक वायर है, ठीक है, बीच में रबड़ केस वायर होती है, ऊपर मतलब सुनने के लिए कुछ होता है जो कान में डॉक्टर लगाते हैं, और यहाँ पे एक चेस्ट पे लगाने के लिए एक होता है, हुक्सा होता है, वटर उसका नाम है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ता है, फर्क हमें पड़ता है जो बीच की वायर है ना उसके अंदर साउंड ट्रेवल कैसे कर रही है, ठीक है, साउंड ट्रेवल कैसे कर रही है। तो देखा है इसका सिंपल सा रीजन है, जो हमारे पास साउंड है ना बेसिकली ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है, टकरा के टंग 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 टंग। जो ये पतली सी वायर होती है ना, पतली सी एक वायर है, उसके अंदर साउंड बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करते करते रिफ्लेक्ट करते जा रही होती है, ठीक है। क्या करती है, बार बार रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करते करते वो यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ तक, यहाँ ऐसे ऐसे मूव करते 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 जाएगी आगे 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 आगे, और फिर उसके बाद वो आवाज हमारे पास कान के अंदर जाती है, ठीक है, जो कान के अंदर जाती है, और कान से तुम्हें सुनाई देता है कि बेसिकली यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। बट द मेन पॉइंट इज कि कैसे जा रही है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से जा रही होती है, बहुत कोई खतरनाक साइंस यहाँ पे नहीं लगी है, बेसिक रिफ्लेक्शन का फंडा होता है। और यहाँ पे बेसिकली मैंने माइक्रोस्कोप को यूज करके तुम्हें जूम इन करके भी दिखा दिया कि अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, साउंड ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है, एक जो हमारे पास रबड़ जो पाइप होती है उसके अंदर से। तो ये हमारे पास सिंपल सा साउंड का फिनोमिना होता है, रिफ्लेक्शन को हम ऐसे अप्लाई कर रहे होते हैं रियल लाइफ के अंदर। और यार लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो होता है सीलिंग ऑफ वॉल्स।
अबे जो सीलिंग ऑफ हॉल्स होते हैं वो थोड़े राउंड टाइप के होते हैं, तुमने शायद खुद कभी नोटिस नहीं करा होगा, पर जनरली जो अच्छे ऑडिटोरियम्स होते हैं उनमें जो सीलिंग होती है वो राउंड टाइप की होती है, ठीक है, कुछ स्पेरिकल टाइप की होती है। अबे उनसे क्या होता है ना कि जो सामने वाले लोग हैं उनको देखो यार डायरेक्टली आवाज सुनाई दे देगी, ठीक है, जो सामने जो स्टार्टिंग एक दो लाइन होती है वहां पे तो डायरेक्टली आवाज सुनाई देगी, पर पीछे वाली जो रोज है ना वहां पे डायरेक्टली आवाज नहीं आती। तो उसको यार ठीक करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो आवाज है यार वो तो ऊपर भी जाएगी, आवाज जो है वो ऊपर भी जाएगी ना, तो आवाज जब ऊपर जाती है तो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं कि रिफ्लेक्ट करके पीछे वाली रोज के अंदर भी हमें चीजें सुनाई दे रही हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बेस्ड ही अगेन फिनोमेना रहता है कि जब आवाज ऊपर जाके टक्कर खा के आएगी तो पीछे वाले लोगों को भी सुनाई दे जाएगी। और इसी के बेस पे यार हमारे पास सीलिंग ऑफ हॉल्स ऐसे बनाई जाती है ताकि यार हमें जो पीछे वाले इंसान है उनको भी साफ साफ सुनाई दे रहा हो, और जो आगे वाले इंसान है साफ साफ उनको भी सुनाई दे रहा हो। तो ये सिंपल फंडा रहता है बिफोर बिफोर सीलिंग ऑफ हॉल्स, एंड उसका जो रिलेशनशिप है विद साउंड, ठीक है, साउंड या एको बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है उसका नाम है रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग काफी एक इंटरेस्टिंग द फिनोमेना है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब मैं एक स्पेसिफिक रेंज को ही सुन सकता हूँ, हर साउंड को नहीं सुन सकता, राइट। एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसको हम साउंड के अंदर सुन पाते हैं, ठीक है। तो एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ हियरिंग, पहली चीज। और ये जो जनरल ह्यूमन रेंज है ना, जो जनरली ह्यूमंस की जो रेंज होती है, एवरेज जो होती है, वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अब यार यहाँ पे ना मैं एक चीज शायद बताना भूल गया था, एंड वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो यार हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी मैंने ऐसा यूनिट बोल दिया, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट इज 1/सेकंड। इसी चीज को यार हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज से भी डिनोट करते हैं। तो बस ये चीज मुझे बतानी थी कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज भी होती है, तो मैं ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज भी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यार वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हमारे जो कान है वो सुन सकते हैं, उसे हमारे कान है क्या है सुन सकते हैं, राइट। तो 20 बार अगर साइकिल रिपीट होंगी अगर 1 सेकंड में अंदर, या फिर 20,000 टाइम अगर साइकिल रिपीट होगी 1 सेकंड के अंदर, तो हमारे कान उस चीज को सुन सकते हैं, उसके बीच वाला पार्ट भी सुन सकते हैं। अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चल जाएगी तब नहीं सुन पाएंगे, या फिर अगर 20 हर्ट्ज से भी कम होगी तब उसको भी नहीं सुन पाएंगे, राइट। तो हम ये जो बीच वाला एरिया वहां पे ही कहीं ना कहीं हियरिंग हमारी चल रही होती है। तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, कुछ फैक्ट्स है जो कि आप पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो अगेन करने में क्या जा रहा है, पहले क्या, चिल्ड्रन अंडर 5, ठीक है, या फिर जो डॉग्स होते हैं उनके यहाँ जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो 25 किलो हर्ट्ज होती है अल्ट्रासोनिक, ठीक है, जो मैक्सिमम होती है वो 25 किलो हर्ट्ज तक होती है, और जो मिनिमम होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। इन शॉर्ट यार हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और जो बच्चे होते हैं 5 साल के अंदर के या फिर जो डॉग्स होते हैं उनकी जो साउंड लिमिट है वो 20 हर्ट्ज से कम है, मतलब वो हमसे थोड़ा कम वाला भी सुन लेते हैं, और हमसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो जैसे हम अल्ट्रासोनिक भी नाम देंगे अभी उसको भी सुन लेते हैं, ठीक है। अब यार दो शब्द यहाँ पे आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगेन पहला शब्द आया है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या है, तो यार अल्ट्रासोनिक का मतलब है कि 20 किलो हर्ट्ज जो है जो हमारी हियरिंग रेंज की मैक्सिमम लिमिट है ह्यूमंस की, उससे अगर ज्यादा होता है, ठीक है, उससे ज्यादा होता है हम उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास मिनिमम है ना, जो हमारे पास मिनिमम है दैट इज 20 हर्ट्ज, अगर उससे भी कम हो जाएगा तो हम उसे इंफ्रासोनिक कह रहे होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं, और इसी को मैंने जैसे बताया कि 25 किलो हर्ट्ज ऑब्वियसली बात है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो ये एक अल्ट्रासोनिक साउंड है, और अगर मैं लेस देन 20 हर्ट्ज की बात करूँ तो वो खुद में इंफ्रासोनिक की डेफिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक और एग्जांपल की, तो वो आता है राइनोसोरस, वेल्स, एलिफेंट्स यूज इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो जो राइनोसोरस, वेल्स और एलिफेंट्स होते हैं अगर इनको बातचीत करनी है तो इंफ्रासोनिक साउंड के अंदर करते हैं, राइट, हमारी तरह नहीं बात कर रहे। एंड थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइस, रैट्स आर अल्ट्रासोनिक, यूज अल्ट्रासोनिक साउंड, राइट। तो ये जो चार हमने जो भी नाम दिए हैं, ठीक है, तो हमें याद करने हैं। तो ये जो चारों नाम है यार ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड जो भी हमें साउंड ट्रेवल करानी होती है। एंड इसी के साथ यार आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। यार हम खुद जो इंसान है वो खुद फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी में बात नहीं करते, बट हम इसका कहीं ना कहीं यूज लेते हैं, कैसे लेते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो अगेन काफी ज्यादा है। दस दे ट्रेवल ऑन वेल डिफाइंड पाथ, ठीक है, तो 10 यार ये जो बहुत ही एक वेल डिफाइंड पाथ पे ट्रेवल करते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, या अगर कोई इवन ऑब्स्टेकल भी आता है तब भी यार एक वेल डिफाइंड पाथ में ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं कि भटक जाए या फिर मतलब फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो इसी चीज को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आता है यूज टू क्लियर पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनकी क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरे पास यार कोई ऐसा एरिया है, ठीक है, मतलब दो पार्ट्स हैं और उनके बीच में यार कुछ फंसा हुआ है, ठीक है, उनके बीच में यार कुछ हमारे पास फंसा हुआ है, राइट, ब्लैक ब्लैक का। तो अगर मुझे इसको हटाना है, अगर मेरा ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हाथ नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड भेजूंगा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड भेजूंगा, और इनकी इतनी हाई एनर्जी की वजह से जो डर्ट है ना ये हमारे पास हिल जाती है, ठीक है, जो डर्ट है ना
ये उतर जाती है। तो ये अगेन ये क्लीनिंग के अंदर काम आ रही होती है। यूज टू क्लियर पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। ये कुछ बेसिक चीजें जैसे तुम्हें जानने की जरूरत है, तो बस तुम इसको याद कर सकते हो कि यूज टू क्लियर पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, इसका पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा आता है इट इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड प्ले फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे कि जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं ना, अब जैसे अल्ट्रासाउंड होती है ना, उनका एक सिंपल सा हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो वेल डिफाइंड पाथ पे चलती है। अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर यार हमारे बीच में कोई क्रैक आया था वो आगे मूव कर देंगे या फिर स्कैटर कर देंगे, नॉट लाइक दैट। वो बेसिकली क्या करती है कि वो वापस आ जाती है, ठीक है, वापस टकरा के आ रही है जहाँ पे क्रैक हो। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये जो ये बेसिकली क्या है, ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स है। ठीक है, ये क्या है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर टाइप की चीज है, राइट। तो ये जो ये वाला डिटेक्टर है ना, अगर ये वाला डिटेक्टर बिल्कुल कुछ नोट नहीं कर पाता, नोटिस नहीं कर पाता, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्रैक है। तो ये क्रैक को बताने के लिए कि यार हमारे जो मेटल है उसके अंदर कोई क्रैक है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया। तो यही हमारे पास अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर होता है। और अगेन अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम ऐसे हमारे मेटल के अंदर फ्लॉज या क्रैक्स को बता पाते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इसका प्रोसेस का नाम है यार इको कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसका नाम है एको कार्डियोलॉजी या फिर इको कार्डियोलॉजी। अगेन है क्योंकि यहाँ पे एको ही हो रहा है। क्यों, कैसे एको हो रहा है? कि ये बेसिकली एक सरफेस है या फिर बोलते एक फ्लो है जहाँ पे यार रिफ्लेक्शन होगी साउंड की, एंड वो आगे गया और वापस पीछे आ जाएगा, वही रिफ्लेक्शन शो करते हुए। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। थर्ड ईयर हमारे पास पॉइंट आता है अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज यूज्ड टू गेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बाय यूजिंग टिश्यू डेंसिटी। द वेव्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू क्रिएट अ पिक्चर। फिर हम सबने यार कभी ना कभी जिंदगी में नाम सुना होगा, अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा हूँ या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहा हूँ, राइट। तो ये सब यार लोग अपनी टेस्टिंग के लिए कराते हैं, हेल्थ एंड ऑल टेस्टिंग के लिए कराते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड बेसिकली होते हैं, ये क्या करते हैं यार, हमारी बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजते हैं या साउंड को भेजते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, जब जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पे टकरा के वापस आती है। और इन सिग्नल्स को, जो वेव सिग्नल्स है, इन्हीं को यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं, एक पिक्चर क्रिएट करते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स क्रिएट। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज यूज्ड टू गेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बाय यूजिंग टिश्यू डेंसिटी। द वेव्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, जो हमारे पास जो वेव्स होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एक पिक्चर हमें बना के दे, और उससे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसेस का नाम है। अल्ट्रासाउंड हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर यहाँ पे यूज करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, इट इज यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन टू स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो जो किडनी स्टोन होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जो किडनी स्टोन अगेन यार एक हार्ट अगर ब्लॉक से पड़ा है तो उसको अगेन जब इसके ऊपर हम इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड भेजते हैं तो वो भी क्या होता है, छोटे वेव्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। बेसिक अगेन इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। फिर क्वेश्चन बेसिकली क्या आते हैं कि सोनार। ठीक है, सोनार बेसिकली क्या है, इट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगेन यार एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो तुम्हें याद रखनी है, पेपर में आती रहती है। अगर मैं नीचे बात करूँ तो इट सेज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन बाय एको डिटेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यार डेप्थ ऑफ ओशन को बताने में काम आता है। कैसे काम आता है, तो देखो सिंपल लॉजिक है। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, एंड जूम इन करके अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ना तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक बोट है जो कि पानी के ऊपर है। ठीक है, ये जो पानी है ये ओशन है। ठीक है, ओशन के ऊपर ये जो बोट है यार, ये तैर रही है आराम से, मस्त अपनी जिंदगी जी रही है। और ये जो बोट है इसने क्या करा कि यार, हमने क्या करा, यहाँ से एक अल्ट्रासाउंड नीचे भेज दी। ठीक है, हमने क्या करा, एक अल्ट्रासाउंड नीचे भेज दी, और जो अल्ट्रासाउंड है वापस से टकरा के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड है वापस क्या होगी, टकरा के ऊपर आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे जो साउंड है अगेन वो ऊपर आ रही है, तो हम क्लियरली जानते हैं कि एको में क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एको ही तो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एको हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देखूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया है। अगर डी डिस्टेंस हमारे पास ये है, अगर डी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जो ग्राउंड जो हमारे पास जो नीचे सरफेस है उसका डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस साउंड ने कवर करा वो कितना रहता है, 2D। ठीक है, टू डी हमें बताता है 2D इज इक्वल टू, जो हमारे पास डिस्टेंस आ गया वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी यार हमें ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर कि जो भी वेलोसिटी होगी, क्या वेलोसिटी होगी वो हमें पता होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। और टाइम हमें बेसिकली निकालना होता है, या फिर टाइम गिवन होता है, हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो हम बेसिकली कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, 2D इज इक्वल टू VT वाला फॉर्मुला यहाँ पे यूज करके क्लियरली हम यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे। बहुत बड़ी दिक्कत वाला सीन यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। तो इसी को यूज करके हम आंसर निकालेंगे। नोट टाइम जो बेसिकली नोट करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यार हमारे जो सबमरीन में हम कंप्यूटर का यूज करके नोट करेंगे कितना टाइम लगा साउंड वेव को वापस आने के अंदर, तो टाइम हमें पता चल जाता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर हमें ऑलरेडी पता ही होता है, तो डी डिस्टेंस होता है हमें पता चल जाता है क्लियरली यूजिंग यार जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है सोनार की, उससे हम निकाल लेते हैं। और जो बैट्स होते हैं एक्चुअली वो भी है बिल्कुल सिमिलर सिस्टम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सोनार सिस्टम यार वो एक नेचुरल सोनार सिस्टम उनके अंदर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई बैट है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई बैट है, लेट करते हैं यार ये बैट है, ये बैट है और उसका एक प्रे है। ठीक है, जैसे कोई जो भी उसे खाना है, राइट, जैसे बोले थे कि फ्लाई है, तो बेसिकली वो क्या करेगा कि यार वो एक हमारे पास अल्ट्रासाउंड निकालेगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड निकालेगा और वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड निकाल के वापस आ जाएगा, एंड उसे एक एस्टिमेट डिस्टेंस पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस है
एस्टिमेटेड डिस्टेंस पता चल जाता है कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्लाई उसका, एंड उसी के बेस पे वो अंधेरे के अंदर भी हंट कर पाता है, ठीक है, उसी के बेस पे वो अंधेरे के अंदर भी हंट कर पाता है। काफी एडवांस सिस्टम उनके दिमाग के अंदर फिट टाइप की चीज बोल सकते हो, ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है वो, ठीक है, नेचर ने गिवन है वो। तो बेसिकली यहाँ पे उन्हें वेलोसिटी काइंड ऑफ, मतलब उन्हें पता ऑलरेडी एक आइडिया लग जाता है कि डिस्टेंस इतना होगा और मुझे इतना फ्लाई करके जाना है तब मुझे फ्लाई मिल जाएगी, ठीक। हम तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं पर वो अपने इंट्यूशंस के ऊपर बेसिस पे काम करते हैं, और उनका इंट्यूशन किससे आता है, तो वो सोनार सिस्टम जो उनके बॉडी में ऑलरेडी एम्बेडेड है उसके बेसिस पे उनका जो इंट्यूशन सिस्टम है वो काम करता है। एंड इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है जनाब, एंड चैप्टर भी खत्म हो चुका है। साउंड एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें एंड अपने क्वेश्चन अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें, नोट्स को रिवाइज करो, उनको डाउनलोड भी कर ले डिस्क्रिप्शन से। तो इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहें।